जय हिंद दोस्तों। हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हड़प्पा वास्तुकला को पढ़ा था। इस वीडियो में हम मौर्य कला और स्थापत्य कला को देख लेते हैं। देखिए, मौर्य कला और स्थापत्य कला श्रमण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन के साथ ही गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। क्योंकि दोनों धर्म वैदिक युग की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, इसलिए उन्हें क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ, जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड से सजग हो चुके थे। जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता स्थापित की, तो राज के संरक्षण और व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच स्पष्ट सीमांकन दृष्टिगोचर होने लगता है। इस प्रकार मौर्य कला को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो मौर्य कला को, जो मौर्य कला है, उसको दो भागों में विभाजित करते हैं, दरबारी कला और दूसरी लोकप्रिय कला। दरबारी कला के अंतर्गत आपके महल, स्तंभ और स्फूत आते हैं, और लोकप्रिय कला जो है उसके अंतर्गत गुफाएं, मृत भांड और मूर्तियां आती हैं। गॉट इट? ठीक है, तो अब इन सबको ही हम पढ़ेंगे। दरबारी कला को देख लेते हैं। दरबारी कला किसके अंतर्गत आती है आपकी? ठीक है, मतलब मौर्य कला के अंतर्गत दरबारी कला आती है, जिसके अंतर्गत महल, स्तंभ और स्फूत आते हैं। तो मौर्य शासकों ने राजनीति के साथ साथ धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्य का शुभारंभ किया। इस स्थापत्य कार्यों को दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। मौर्य साम्राज्य भारत में सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। पाटलिपुत्र में राजधानी, ठीक है, राजधानी, ठीक है, राजधानी लिखा है ये, राजधानी पाटलिपुत्र में राजधानी और कुम्हराहर, ठीक है, कुम्हराहर है ये। पाटलिपुत्र में राजधानी और कुम्हराहर में महलों का निर्माण मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित करने हेतु कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, ईरान में पार्सेपोलिस के अकेमिनियन महलों से प्रेरित था। इसकी मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? लकड़ी थी। तो इस ये आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेगस्थनीज ने इस महल का वर्णन मानव जाति की महानतम रचनाओं में से एक के रूप में किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में पार्सेपोलिस के अकेमिनियन महलों से प्रेरित था। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, आ सकता है। ठीक है, देखिए, कुम्हराहर में अशोक का महल, ठीक है, कुम्हराहर में अशोक का महल। इसी प्रकार कुम्हराहर स्थित अशोक का महल भी एक विशाल संरचना थी। इसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था और यह 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था। महल की दीवारों को नक्काशियों और मूर्तियों से सजाया गया था। ठीक है, तो कुम्हराहर में क्या है? अशोक का महल है, ये ध्यान रखिएगा। अशोक के शासनकाल के दौरान स्तंभों पर शिलालेख राजकीय प्रतीक के रूप में या युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में अति महत्वपूर्ण हो गए थे। तो अशोक के शासनकाल में जो स्तंभ थे, ठीक है, वो अति महत्वपूर्ण क्यों हो गए थे? एक तो राजकीय प्रतीक के रूप में हो गए थे, दूसरा युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में थे। ठीक है, राजकीय उपदेशों के प्रचार के लिए भी स्तंभों का उपयोग किया जाता था। राजकीय उपदेशों का अगर प्रचार करना हो तो किसका उपयोग किया जाता था? स्तंभों का उपयोग किया जाता था। औसतन 40 फीट ऊंचे ये स्तंभ समानतः चुनार के बलुआ पत्थर या प्रस्तर से बनाए गए थे। इनमें शाफ्ट तथा कैपिटल सम्मिलित थे। इनमें शाफ्ट तथा कैपिटल सम्मिलित थे। इसमें लंबा मूठ आधार का निर्माण करता था। ठीक है, इसमें लंबा मूठ आधार का निर्माण करता था, जो कि एक प्रस्तर के एक ही खंड अथवा एकास्म प्रस्तर से बना होता था। ठीक है, ये वाला इसकी बात हो रही है ये। ठीक है, ये जो लंबा, इसको क्या बोलेंगे? लंबा मूठ आधार का निर्माण करता था, जो कि प्रस्तर के एक ही खंड, प्रस्तर मतलब पत्थर के एक ही खंड, अतः एकास्म प्रस्तर मतलब पत्थर से बना होता था। इसके सबसे ऊपर कमल या घंटे के आकार में शीर्ष या ललाट रखा रहता था। ठीक है, देखिए, घंटे के आकार के शीर्ष या ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित थे, क्योंकि ये स्तंभ अत्यधिक पॉलिशदार और चमकदार थे। ललाट के ऊपर वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था, जिस पर पशु मूर्ति होती थी, जिसे अवेकस या शीर्ष फलक कहा जाता था। ठीक है, अवेकस या शीर्ष फलक। ठीक है, ये स्तंभ में आप देख सकते हैं शीर्ष। ठीक है, इसको देखिए, ये आपका शीर्ष फलक हो गया, शीर्ष कैपिटल। ठीक है, ये इमेज में दिया हुआ है। तो वो संरचना ध्यान रखिएगा। ये संरचना कभी कभी आ जाता है, इसकी छोटी छोटी चीजें भी आती है कि अवेकस किसको कहते थे, तो शीर्ष फलक को कहा जाता था अवेकस। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिलों में लौरिया नंदगढ़ स्तंभ वाराणसी के पास
सारनाथ स्तंभ आदि जो कि इसके उदाहरण हैं। देखिए अब राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, छोटे एग्जामों में भी कई क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनिंग में। ठीक है, देखिए सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक जिसे अबेकस का और अबेकस कहा जाता है, और पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, यह ऐसा ही 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसको मतलब ऐसा ही 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में 4 दिशाओं को निरूपित करते हुए 4 पशु, चौकड़ी भरता अश्व, तो ध्यान रखिएगा अश्व है, ठीक है, पश्चिम की तरफ दिशा है उसकी, हाथी पूर्व और वृषभ दक्षिण और सिंह उत्तर दर्शाए गए हैं, सिंह उत्तर की तरफ दर्शाए गए हैं। तो इसमें क्या है, 4 दिशाओं को निरूपित करते हुए 4 पशु को दिखाया गया है। तो पशुओं का ध्यान रखिएगा, पहला क्या है, अश्व है जो कि पश्चिम की तरफ है, चौकड़ी भरता हुआ अश्व है पश्चिम की तरफ है, और हाथी पूर्व की तरफ है, वृषभ आपका दक्षिण की तरफ है, और सिंह उत्तर की तरफ है। तो पशुओं के नाम ध्यान रखिएगा, अश्व, हाथी, वृषभ और सिंह। ठीक है, ये पशु अनंत काल तक, ठीक है, ये अनंत है, ठीक है, अनंत काल तक, ठीक है, अनंत काल तक, अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, हाथी रानी माया का स्वप्न अब उसके गर्भ में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होती दर्शाती है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, फिर से पढ़ते हैं। देखिए, हाथी रानी माया का स्वप्न अब उसके गर्भ में प्रवेश करते हुआ श्वेत हाथी दर्शाता है। ठीक है, श्वेत हाथी यहाँ पे नहीं रह गया है, श्वेत हाथी दर्शाता है, प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना था, श्वेत हाथी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, श्वेत हाथी। ठीक है, हाथी रानी माया का स्वप्न अब उसके घर में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी दर्शाती है। बैल, देखो हाथी क्या दर्शाता है, हाथी रानी माया का स्वप्न अब उसके घर में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी दर्शाती है। ठीक है, बैल वृष राशि का चिन्ह दर्शाता है। तो बैल क्या दर्शाता है, वृष राशि का चिन्ह दर्शाता है, जिस महीने में बुद्ध का जन्म हुआ था। अश्व कंधक, अश्व को निरूपित है। ठीक है, अश्व कंथक है, कंथक था है। ठीक है, अश्व कंथक अश्व को निरूपित करता है, जिसका बुद्ध ने राज से दूर जाने के लिए प्रयोग किया था। सिंह जो है, सिंह है जो क्या है, ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। तो जो कौन से जो यहाँ पे जो पशु दिखाए गए हैं वो क्या किस लिए हैं, क्या क्या दर्शाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आ सकता है। तो सिंह किसको दिखाता है, ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है, ध्यान में रखिएगा, सिंह किसको दर्शाता है, ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। और अश्व कंथक अश्व को निरूपित करता है। तो अश्व कंथक अश्व को निरूपित करता है, जिसका बुद्ध ने प्रयोग कैसे किया था, राज से दूर जाने के लिए प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आ सकती हैं। और बैल वृष राशि का चिन्ह दर्शाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, ये वाला क्वेश्चन आपने कई बार वन लाइनिंग में देखा होगा। ठीक है, सत्यमेव जैसे कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जैसे शब्द, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की सदा विजय होती है। तो इसका अर्थ देखिए यहाँ पे दिया है, सत्य की सदा विजय होती है। इसको देवनागरी लिपि में शिलालेख के नीचे उत्कीर्ण किया गया है। तो शिलालेख में सबसे नीचे क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या है, सत्य की सदा विजय होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है ना, सत्य ये वाला सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये वन लाइन में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए 4 सिंह सभी दिशाओं में धम्म का प्रसार करते हुए बुद्ध को प्रतीकबद्ध करते हैं। इसे बुद्ध द्वारा दिए गए पहले धर्मोपदेश की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, जो ये बनाया गया है, ये वाला जो, ठीक है, सारनाथ स्तंभ जो बनाया गया है वो बुद्ध द्वारा दिए गए पहले धर्मादेश की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। ये तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आपको परशु ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सत्यमेव जयते, ये सब कहाँ कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो ये राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए स्तूप की बात कर लेते हैं। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे, जो सब होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। समाधान टीले थे, यह अत्योन्ति पुंज का अंत्योष्टि पुंज का, ठीक है, ये अंत्योष्टि पुंज का पारंपरिक प्रदर्शन होता है, ठीक है। ये अंत्येष्टि पुंज का पारंपरिक प्रदर्शन होता है, जिसमें क्या होता है, मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था, मृतकों के अवशेषों को और राख को रखा जाता था। जो स्तूप है, ये वाली स्तूप आप देख सकते हैं, ये, ठीक है, ये स्तूप की संरचना दी गई है, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये स्तूप की संरचना दी गई है। इसमें क्या रखा जाता था, अवशेष रखा जाता था और राख को रखा जाता था। अशोक के राजकाल के दौरान स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, ऊंचाई पे पहुंच गई थी। उनके राजकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए गए थे, ठीक है, इतने स्तूप बनवाए गए थे अशोक के शासनकाल में। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनवाए गए थे। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद कितने स्तूप बनवाए गए, 9 स्तूप बनवाए गए हैं, जिनमें से 8 में उनकी मेधी में बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, जिनमें से 8 में उनकी मेधी में बुद्ध के अवशेष रखे गए, जबकि 9वें में वह बर्तन था जिसमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था, ठीक है। देखिए स्तूप के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करने वाला मूलभूत आरेख नीचे दी गया है, इसकी बात हो रही है, ये दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। स्तूप का कोर कच्ची ईंटों का बना होता था, स्तूप का जो कोर था वो कच्ची ईंटों का बना होता था, जबकि बाहरी सतह का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था और इसे ही प्लास्टर की मोटी परत से ढका जाता था, ठीक है। मेंधी और तोरणों को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया गया था। श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के प्रतीक के रूप में प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है, ठीक है। इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो लोग श्रद्धालु होते हैं, ठीक है जी। प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। देखिए उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश में क्या है, सांची का स्तूप, कभी आपने ऑनलाइन में क्वेश्चन देखा होगा कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पिपरवाह का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। तो उत्तर प्रदेश में आपका पिपरवाह पड़ता है, पिपरहावा, ठीक है जी, ये पड़ता है। थोड़ी बोलने में है ना, शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर रही बोलने में मैं। पिपरहवा, ठीक है जी। पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, पिपरहवा है, स्तूप है, और मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। तो ये क्वेश्चन वन लाइनिंग में आ सकते हैं, ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे 1 दे दिया और सेकंड पॉइंट दे दिया, है ना, और वो कभी कभी क्या होता है इस तरह से बोला जाता है कि सही मिलान करिए, है ना, यहाँ पे कुछ दे दिया, यहाँ पे कुछ दे दिया, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको पूर्ण ध्यान रखने हैं, जो कि समाधान टीले थे, सबको रखा, सबके मतलब उस अवशेष वगैरह, राख वगैरह रखी जाती थी। और बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनवाए गए थे, 8 में उनकी मेदी में बुद्ध के अवशेष थे, जबकि 9वें में वह बर्तन था जिसमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था, ठीक है, ध्यान में रहेगा, ठीक है। स्तूप का जो कोर था कच्ची ईंटों का बना होता था, तो बाहरी सतह का निर्माण पक्की ईंटों का था, और जो मेंधी और तोड़ों को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया गया था, ठीक, ध्यान रहेगा, कुछ इतना वो नहीं, ठीक है। ये वाला इमेज में जो देखिए वो सब चीजें लिखी हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गए 9 स्तूपों में स्थान देखिए कहाँ कहाँ ये आता है आपकी, जो बुद्ध के 9 स्तूप कहाँ कहाँ है, राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, बेतपीड़ा, ठीक है, बेतपीड़ा, पावा, कुशीनगर, पिपलीवन, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा ये स्थान, ठीक है। ये स्थान ध्यान रहेंगे। 9 स्थानों में बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों में कौन कौन से स्थान है, ठीक है, वहां पे स्तूप है, ये राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। बनाए गए 9 स्तूपों में स्थान कौन से हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अशोक स्तंभ, 5 में से एक स्तंभ को समान तौर पर बौद्ध स्तूप की 4 प्रमुख दिशाओं में खड़ा किया गया था। यह वर्तमान आंध्र प्रदेश के अमरावती में बौद्ध स्तूपों की एक प्रमुख विशेषता है,
ठीक है, ये अशोक स्तंभ नहीं, ये आयक स्तंभ है, आयक स्तंभ। ठीक है, आयक स्तंभ 5 में से एक स्तंभ को समान तौर पर बौद्ध स्तूप की 4 प्रमुख दिशाओं में खड़ा किया गया था। यह वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के अमरावती में बौद्ध स्तूपों की एक प्रमुख विशेषता है। तो इस आयक स्तंभ ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्तमान आंध्र प्रदेश के अमरावती। अशोक स्तंभों और अकेमियन स्तंभों के बीच अंतर क्या क्या है? ठीक है, अशोक के स्तंभों में और अकेमियन स्तंभों के बीच अंतर क्या क्या है? आधार, अशोक के स्तंभ, अकेमियन स्तंभ। देखिए, रचना, अशोक स्तंभ एकाश्म थे, जब अर्थात इन्हें प्रस्तर के एक ही खंड से बनाया गया था। ठीक है, इन्हें प्रस्तर यानी वही पत्थर के एक ही खंड से बनाया गया था, मुख्यतः चुनार के बलुआ प्रस्तर से। ठीक है, और अकेमेनियन स्तंभ कैसे थे? अकेमेनियन स्तंभ बलुआ प्रस्तर के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता था। ठीक है, बलुआ पत्थर के जो पत्थर थे, बलुआ पत्थर के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता था। लेकिन अशोक के स्तंभ क्या थे? एक ही पत्थर के एक ही खंड से बनाए जाते थे, एक ही पत्थर के खंड से बनाए जाते थे। स्थान, अशोक के स्तंभों को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया था। अकेमेनियन स्तंभ सामान्यतः राजभवनों से संलग्न होते थे। ठीक है, तो ये इसके बीच में अंतर है, आ सकता है। ठीक है, लोकप्रिय कला, अब सेकंड देख लेते हैं, लोकप्रिय कला। ठीक है, तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था मौर्य कला को 2 भागों में बांटा था, दरबारी कला, लोकप्रिय कला। तो दरबारी कला में हमने महल, स्तंभ, स्तूप देख लिए। अब लोकप्रिय कला में गुफाएं, मृदभांड और मूर्तियां देखेंगे। तो लोकप्रिय कला क्या है? देखिए, राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त, राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त गुफा, ठीक है, गुफा, राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त गुफा, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मृदभांडों की कला को व्यक्तिगत प्रयास से भी अभिव्यक्ति मिली। इन्हें एक साथ कला और स्थापत्य कला के लोकप्रिय रूपों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गुफा स्थापत्य कला, इस अवधि में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट रूप में देखी जाती है। ठीक है, देखिए, इस अवधि में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा स्थापत्य कला का उद्भव देखा गया है। ठीक है, उद्भव देखा गया है या उत्कर्ष देखा गया है। ठीक है, मौर्य काल के दौरान जैन एवं बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं का विहार यानी निवास स्थान के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, आईएएस में क्वेश्चन आया था एक, कि जो विहार थे वो किस रूप में प्रयोग होते थे? ठीक है, तो विहार को मतलब निवास स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बौद्ध भिक्षु समानतः जो गुफा के जो विहार थे उनको निवास स्थान के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, चैत्य जो थे वो पूजा के लिए इस्तेमाल होते थे, जबकि आर्थिक गुफाओं का प्रयोग आजीवक करते थे। ठीक है, आर्थिक गुफाओं का प्रयोग आजीवक करते थे। यही बाद में ये बौद्ध मठों के रूप में लोकप्रिय हो गए, यही बाद में बौद्ध मठों के रूप में लोकप्रिय हो गए। मौर्य काल के दौरान की गुफाओं को विशेषता अत्यधिक पॉलिश दीवारें व अलंकृत प्रवेश द्वार थे। तो जो मौर्य काल के दौरान मतलब मौर्य काल के दौरान की गुफाओं की विशेषता क्या थी? ये अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारों व अलंकृत प्रवेश द्वार थे। ठीक, अलंकृत प्रवेश द्वार थे इनकी, और पॉलिश थी भीतरी दीवारों, मतलब भीतरी दीवारें व अलंकृत प्रवेश द्वार थे। अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारें थी, तो भीतरी दीवारें क्या थी? अत्यधिक पॉलिशदार थी। ठीक है, उदाहरण में बिहार में बरावर व नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण अशोक व उसके पोते दशरथ के राजकाल के दौरान 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। तो बिहार में बरावर की गुफाएं और नागार्जुनी की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था, उनके पोते दशरथ के राजकाल के दौरान किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, तो ये बरावर की गुफाएं यहाँ पे दिया है, बरावर की गुफाओं में अलंकृत प्रवेश द्वार। ठीक है, बराबर की गुफाएं हैं, कहाँ पे हैं? बिहार में है। ठीक है, बराबर की गुफाएं।
ठीक है। नेक्स्ट, नासिक की गुफाएं। नासिक की गुफाएं जो हैं 23 बौद्ध गुफाओं का क्या है, एक समूह है, जिन्हें पांडव लेनी या त्रिरश्मि लेनी भी कहा जाता है, त्रिरश्मि लेनी भी कहा जाता है। ठीक है। इन्हें संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तृतीय तृतीय लिखा है, ठीक है, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बनाया गया था तथा हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। हालांकि बाद में इन गुफाओं पर महायान संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा देखा जा सकता है। हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत बुद्ध की उपस्थिति सिंहासन और पदचिन्ह जैसे रूपांकनों और प्रतीकों के उपयोग के माध्यम से दर्शाई गई हैं, और बाद में इन गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई गई थी जो महायान बौद्ध धर्म के प्रभाव निरूपित करती हैं। ये स्थल जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली को दर्शाता है, जो ठोस चट्टानों को काटकर बनाए गए तालाबों की उपस्थिति से इंगित होता है। ठीक है। तो नासिक में आपको पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि 23 बौद्ध गुफाओं का समूह है, जिन्हें क्या बोलते हैं, पांडव लेनी या त्रिरश्मि लेनी कहा जाता है। ठीक है। और हीनयान महायान का ध्यान रखेगा कि ये गुफाएं पहले हीनयान संप्रदाय से संबंधित थी, बाद में इन पर इनको जो महायान संप्रदाय का ही प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये आ सकता है। 23 गुफाओं का समूह ध्यान रखिएगा, पांडव लेनी बोलते हैं। मूर्ति कला। देखिए, मूर्तियों का मुख्य रूप से जो उपयोग है, स्तूप की सजावट, तोरण और मेंधी, ठीक है, मेंधी है ये, मेंधी में और धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता था। मौर्य काल की दो प्रसिद्ध मूर्तियां यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। ठीक है, यक्ष और यक्षिणी की यह मूर्ति है। ये सभी तीन धर्मों जैन, हिंदू, बौद्ध धर्म में पूजनीय थी। यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख तमिल रचना शिल्पाधिकारम, ठीक है, शिल्पाधिकारम में मिलता है, इनलंगो आदिगल में मिलता है। इस प्रकार सभी जैन तीर्थकर यक्षिणी से संबंधित थे। तो यक्षिणी की यह मूर्ति है, सभी धर्मों में पूजनीय थी, मतलब सॉरी, 3 धर्मों में पूजनीय थी, जैन, हिंदू, बौद्ध धर्म में पूजनीय थी। इसको ध्यान रखिएगा। यक्षिणी का सबसे पुराना, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। इसको इसमें मैंने यहाँ से कुछ कलर दिया है इसीलिए कि यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख तमिल रचना शिल्पाधिकारम में मिलता है। ठीक है। शालभंजिका की मूर्ति। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था इससे रिलेटेड। बौद्ध कला में शालभंजिका वृक्ष या संदर्भ धारण किए हुए, संदर्भ है ये, ठीक है, संदर्भ धारण किए हुए, बौद्ध कला में शालभंजिका या संदर्भ धारण करे हुए यक्षिणी की प्रतिमा, ठीक है, देखिए प्रतिमा है। शालभंजिका को सांची में महान स्तूप के प्रवेश द्वार पर कोष्टक आकृतियों के रूप में देखा जाता है। तो ये कहाँ मिलती है आपको, ये सांची के महान स्तूप के प्रवेश द्वार पर मिलेंगी। ये इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। शालभंजिका रूपांकन को एक शुभ प्रतीक माना जाता था और स्तूप की सजावट में शामिल किया जाता था। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म का रुख रखने वाले बहुत से लोगों ने इसे अपनी बौद्ध पूर्व या बौद्ध पूर्व या मतलब जो गैर बौद्ध लोग थे, बौद्ध पूर्व या गैर बौद्ध प्रथाओं विश्वासों से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। ठीक है, अपनी बौद्ध या पूर्व गैर बौद्ध प्रथाओं, ये प्रथाओं है, प्रथाओं विश्वासों से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। ठीक है जी, इतना ही था दोस्तों। इस में हमने कंप्लीट किया है ये आपका। ठीक है, एक मृदभांड रह गया आपका, वो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, मृदभांड। मौर्य काल में मृदभांडों को समानता, देखिए ये मौर्य काल में जो मृदभांड थे इनके कलर कहा जाता है कि कौन से कलर के हैं। तो मौर्य काल के में मृदभांडों के जो कलर क्या थे, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड थे, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड या चित्रित धूसर मृदभांड थे, चित्रित धूसर मृदभांड। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आईएएस में आया हुआ है। ठीक है, तो मौर्य काल के मृदभांडों के समानता उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड या चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में जाना जाता है। तो मौर्य काल के मृदभांडों को किस रूप में जाना जाता है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड या चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में जाना जाता है। इनकी विशेषता क्या है, काला रंग, अत्यधिक चमक, समानता, इनका उपयोग विलासिता की वस्तुओं के रूप में किया जाता था। इन्हें उच्चतम स्तर के मृदभांड के रूप में संदर्भित किया जाता था। इन्हें उच्चतम, ठीक है, उच्चतम वर्ग है, ध्यान रखिए, उच्चतम वर्ग के मृदभांड
के रूप में संदर्भित किया जाता था। उत्तरी काले पॉलिस्टर मृद, देखिए चमक देखिए इसकी कितनी है ना। तो गॉट इट, इतना हो गया हमारा। तो इसमें मृदभांड के ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमने ये कि मौर्य कला यहाँ पे हमने कंप्लीट की। अब हम मौर्योत्तर कला देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि स्थापत्य कला क्या है, ठीक है, गुफाएं कैसी बनी थी, ठीक है, कहाँ कहाँ गुफाएं हैं, उड़ीसा में है, उदयगिरी की खंडगिरी गुफाएं वगैरह उड़ीसा में देखेंगे, सब चीजें हम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।